तो देखो आज की जो अपनी क्लास है ना उसमें अपन पढ़ने वाले किरचॉफ्स लॉ। अपन को आज की पूरी क्लास के अंदर अपने ना दो दो टॉपिक है जिनको अपन अच्छे से क्लियर करेंगे। एक तो है किरचॉफ्स लॉ, एक तो अपना जो टॉपिक है, एक अपना टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ और दूसरा है व्हीटस्टोन ब्रिज। अपने जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के दो टॉपिक है साइंस के, एक तो है किरचॉफ लॉ और एक है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अपने को ना इस क्लास के अंदर ये दोनों चीजें जो है ना कवर करनी है कि ये दोनों चीजें क्या होती है, कैसे काम करती है। ठीक है, तो देखो अपन बात करते हैं किरचॉफ लॉ की तरफ। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था किरचॉफ, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था किरचॉफ। किरचॉफ नाम के जो साइंटिस्ट थे, किरचॉफ नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये सिद्धांत किया था। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि कुछ जगहों पे क्या होता है कि ओम का जो नियम होता है, जो अपन ओम का नियम पढ़ते हैं कि वोल्टेज जो है धारा और प्रतिरोध के समानुपाती होती है, वो चीज जो अपन पढ़ते हैं, वो चीज ना उससे आगे बढ़ने के लिए जब सर्किटों का विस्तार होने लगा, जब चीजें आगे बढ़ने लगती है, तब है ना ये ओम का नियम होता है ना अपना, वो सारा का सारा फेल होने लग जाता है, ओम का नियम काम करना बंद कर देता है। तो वहां पर अपने को जरूरत पड़ती है किरचॉफ्स लॉ की। जब सर्किट बहुत ज्यादा, एक से ज्यादा सर्किट जुड़ने लग जाते हैं, जब ज्यादा सर्किट जुड़ने लगते हैं, तब उन्हें जो उसको वेरीफाई करने के लिए, उसे वेरीफाई करने के लिए, उसका मान ज्ञात करने के लिए अपने को जरूरत पड़ती है किरचॉफ्स लॉ की। तब बात करते हैं किरचॉफ लॉ क्या होता है। तो जो साइंटिस्ट है उन्होंने किरचॉफ लॉ के दो नियम दिए थे अपने। एक तो था किरचॉफ का वोल्टेज नियम, एक तो था किरचॉफ का वोल्टेज नियम, किरचॉफ वोल्टेज नियम, और दूसरा नियम था किरचॉफ करंट नियम। इसे शॉर्ट में बोलते हैं केवीएल किरचॉफ वोल्टेज नियम और केसीएल किरचॉफ करंट नियम। तो ये दोनों जो नियम थे ये उन्होंने दिए थे। तो देखो किरचॉफ वोल्टेज नियम की बात करते हैं। तो देखो किरचॉफ वोल्टेज नियम क्या कहता है, एक चीज समझो यहाँ पे कि जैसे अपने पास ही कोई परिपथ है, अपने पास ये एक परिपथ है जिसमें दो बल्ब कनेक्ट है। ये अपन ने एक सेल जोड़ दिया, यहाँ से अपन ने एक सेल जोड़ दिया। अपने पास में है एक श्रेणी क्रम संयोजन, एक श्रेणी क्रम सर्किट है जिसको अपन ने सीरीज में जोड़ रखा है। अब बात आती है कि सीरीज के अंदर क्या चीज होती है जो समान रहती है और क्या चीज होती है जो बदल जाती है। सीरीज के अंदर जो होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, वोल्टेज। सीरीज के अंदर जो वोल्टेज होगी, सीरीज में जो वोल्टेज होगी और करंट होगी, वोल्टेज का मान बदल जाता है और धारा का मान समान रहता है। जैसे मान लो यहाँ से हमारे पास में 10 वोल्ट थी, यहाँ से हमारे पास 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट से क्या होगा, अपन ने दो बल्ब लगा रखे हैं, तो ये जब आगे की तरफ जाएगा तो ये दो भागों में बट जाएगा। मान लो 5 वोल्ट यहाँ होंगे, दो भागों में बट जाता है, 5 वोल्ट यहाँ होंगे, 5 वोल्ट यहाँ पर होंगे। समांतर क्रम में इसका उल्टा होता है। समांतर क्रम में क्या होता है कि जैसे मान लो एक सर्किट है, एक सर्किट बल्ब है, इसमें अपन ने क्या किया, एक और बल्ब जोड़ दिया, इसमें अपन ने एक और बल्ब जोड़ दिया, तो इस सर्किट को कनेक्ट कर दिया सप्लाई। इस सर्किट को अपन सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, अब इसमें क्या है कि वोल्टेज जो होगी, वोल्टेज जो होगी वो समान रहेगी। यहाँ से मान लो 10 वोल्ट आएंगे, यहाँ से 10 वोल्ट आएंगे, यहाँ पर भी 10 वोल्ट है, यहाँ पर भी 10 वोल्ट, यहाँ पे भी 10 वोल्ट रहेगी और यहाँ पे 10 वोल्ट रहेगी, ऐसे रहेगी। लेकिन इसमें क्या बदलता है, इसमें बदल जाता है करंट का मान। करंट जो होगी, ये वोल्टेज है, अगर इसका नंबर 10 एम्पियर है, करंट को अपन आई से प्रदर्शित करते हैं, करंट को आई से प्रदर्शित करते हैं, 10 एम्पियर है, तो वो क्या होगी, यहाँ पर आते आते 5-5 एम्पियर में बढ़ जाएगी, 5-5 एम्पियर में बढ़ जाती है, दोनों भागों में बढ़ जाती है। तो ये चीज होती है। अब अगर हम देखो घर के अंदर जो अपन वायरिंग करते हैं, वो वायरिंग कैसे की जाती है, वो सारी की सारी समांतर क्रम में की जाती है, क्योंकि अपने सबके अंदर वोल्टेज जो करंट है, वोल्टेज जो है वो समान चाहिए, चाहे करंट कहाँ बढ़ जाए।
तभी उसकी प्रॉपर अपने को एफिशिएंसी मिल पाएगी उस मशीन की जो अपन यूज करते हैं। तो अब बात करते हैं केवीएल और केसीएल की तरफ। देखो किरचॉफ वोल्टेज लो क्या बोलेगा कि किरचॉफ वोल्टेज लो बोलता है कि जैसे अपने पास में दो लूप है, तो एक सर्किट है जिसमें दो लूप है, तो उसके अंदर क्या होगा, मतलब अपने पास में 20 वोल्ट थी, 20 वोल्ट के अंदर 10 वोल्ट एक तरफ के सर्किट में खर्च हो गया, बचा हुआ 10 वोल्ट है, दूसरे सर्किट के अंदर खर्च हो जाएगा, फिर अपने को आउटपुट मिलता है 0। जैसे जाने वाली जो धारा होती है, जाने वाली धारा कोई 20 वोल्ट थी, 20 वोल्ट थी, 20 वोल्ट में से 10 वोल्ट एक सर्किट ने खत्म कर दिया, तो अपने पास यहाँ पर बच गया 10 वोल्ट, 10 वोल्ट दूसरे सर्किट में बच गया, दूसरे सर्किट ने भी 10 वोल्ट खत्म कर दिया, तो अपने पास में वापस जो आएगी वो कितनी वोल्टेज आएगी, 0 वोल्टेज। इसमें एक जैसे इसके अंदर क्या हो रहा है कि जाने वाली जो वोल्टेज है, जो वोल्टेज अपने से दूर जा रही है, उसका मान अपने को आउटपुट में मिलता है 0। ये होता है वोल्ट किरचॉफ का वोल्टेज नियम। अब बात करते हैं किरचॉफ के करंट नियम की तरफ। देखो किरचॉफ वोल्ट करंट लो की बात करते हैं। किरचॉफ करंट लो क्या होता है, किरचॉफ करंट लो होता है कि इसके अंदर जैसे एक जंक्शन है, एक पॉइंट है, एक पॉइंट है जिसमें बहुत सारे सर्किट आकर के मिलते हैं, बहुत सारे सर्किट एक जगह आकर के मिलते हैं। वो अब इसके अंदर क्या है, जैसे सर्किट आकर के मिल रहे हैं, तो उसमें कुछ सर्किट कुछ शाखाओं के अंदर तो करंट आ रही है, कुछ शाखाओं के अंदर करंट अंदर की ओर आ रही है, कुछ शाखाओं में तो करंट अंदर की ओर आ रही है, और जो करंट आ रही है जो यूज हो रही है वो वापस भी तो जाएगी, तो जो करंट आ रही है और उसके अलावा जो करंट वापस चली गई वो वापस चली गई, तो उन दोनों का जो रेशियो होगा ना, उन दोनों की जो वोल्टेज की जो वोल्टेज होती है उसका मान होता है 0। वोल्टेज का मान मतलब टोटल वोल्टेज का मान, आने वाली धारा और जाने वाली धारा का मान 0 होता है। इसको और विस्तार से समझते हैं तो ऐसा होता है कि जैसे किसी सर्किट के ऊपर मान लो आने वाली धारा है, जो सर्किट है उसके अंदर टोटल वोल्टेज आ रही है 20 वोल्ट, 20 वोल्ट अपने पास में आ गई, तो इसमें ऐसा नहीं होता कि कहीं पर स्टोर हो रही है, इसमें जितनी वोल्टेज आई उतनी ही वोल्टेज अपने आउटपुट के अंदर वापस चली जाती है, उतनी वोल्टेज वापस चली जाती है। अब बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की, जो अपना अगला टॉपिक है। व्हीटस्टोन ब्रिज असल में क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है ना, वो क्या काम करता है, वो काम आता है अपने को अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए अपन व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग करते हैं। अपने पास में कोई प्रतिरोध है, आपने को नहीं पता कि उस प्रतिरोध का जो मान है वो कितना है, वो कितने मान का प्रतिरोध है, वो चीज ज्ञात करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग करते हैं। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर अपने पास में एक सर्किट है, ये एक सर्किट डायग्राम है व्हीटस्टोन ब्रिज का। अब इस व्हीटस्टोन ब्रिज में असल में क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है कि अपने पास में एक बैटरी लगी है, बैटरी के अलावा अपने पास में यहाँ पे 4 प्रतिरोध लगे हैं, यहाँ पे 4 प्रतिरोध लगे हुए हैं। अब क्या होगा, और इसके अलावा इसके बीच में लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर, इसको कहते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर कहते हैं। गैल्वेनोमीटर जो होता है उसका काम क्या होता है, वो चीज समझो। गैल्वेनोमीटर क्या प्रदर्शित करता है, गैल्वेनोमीटर जो होता है वो प्रदर्शित करता है करंट की दिशा को प्रदर्शित करता है, करंट या वोल्टेज की दिशा को प्रदर्शित करता है। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि करंट और वोल्टेज की दिशा तो दिखाएगा, लेकिन ये नहीं दिखाएगा कि वो कितना वोल्टेज है, कितना करंट उसके अंदर आ रहा है, ये वो चीज नहीं दिखाता। ये तो आपको अगर ये चीज जाननी है कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना करंट आ रहा है, तो वो आप वोल्ट मीटर या फिर एमीटर से ही जान सकते हैं। ये क्या काम करेगा, केवल ये दिखाएगा कि धारा जो है इसके अंदर आ रही है, ये चीज ये रिप्रेजेंट करता है, ये धारा की उपस्थिति रिप्रेजेंट करता है। तो अब बात करते हैं इसके सर्किट के बारे में। इसके अंदर क्या होता है, जैसे अपने पास में 4 प्रतिरोध लगे हैं, 4 प्रतिरोध है, उनमें से एक प्रतिरोध, उनमें से एक प्रतिरोध होगा जो परिवर्तित मान का प्रतिरोध होगा। 3 तो प्रतिरोध होते हैं जिनका फिक्स मान होता है, एक होगा जो परिवर्तित मान का प्रतिरोध होगा। अब इसको अपन इससे अपन क्या काम लेते हैं, इसके काम आता है अज्ञात प्रतिरोध। जो अपने पास एक प्रतिरोध है जिसका मान अपने को नहीं पता हो, वो अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए अपन उसे यूज करते हैं, समझा।
अज्ञात जो प्रतिरोध है, अपने को नहीं पता वो कितने मान का प्रतिरोध है, उसका मान ज्ञात करने के लिए इस ब्रिज का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होगा, जैसे मान लो अपने को 2 प्रतिरोध है, उसका मान अपने को पता था कि ये 2 प्रतिरोध, मान लो ये 10-10 ओम के हैं, 10 ओम सही है, 10 ओम सही है। 2 प्रतिरोध है जिनका मान अपने को पता है कि 10-10 ओम के हैं, ठीक है। वहाँ पे तीसरा प्रतिरोध वेरिएबल है, परिवर्तित मान प्रतिरोध, जिसका मान अपन बदल सकते हैं। अपन ने रखा इसका मान क्या अपन ने बदलते हैं जब अपन एक प्रतिरोध है जिसका मान अपने को नहीं पता कि कितना है, जब अपन इसका मान बदलेंगे, इसका मान अपन 0 से जैसे जैसे बढ़ाएंगे, तो अपन जैसे जैसे इसका मान परिवर्तित करेंगे, इस जो रियोस्टेट है, रियोस्टेट या परिवर्तित मान का जो प्रतिरोध है, इसका मान अपन परिवर्तित करते हैं। तो जो इसके अंदर जब ज्यादा प्रतिरोध का मान होने की वजह से भी हमारा क्या थी, वो इसके बीच में से गुजर रही थी, इसके बीच में से गुजर रही थी। तो जैसे जैसे अपन इसका मान परिवर्तित करते जाएंगे ना, वैसे वैसे क्या होगा, इसकी जो सुई है वो वोल्टेज का उसकी दिशा को दिखा रही थी, करंट इसके अंदर आ रहा है, वो धीरे धीरे जीरो होने लगेगी। एक वक्त ऐसा आएगा, मान परिवर्तित करते करते कि ये पूरी तरह से जीरो हो जाएगा, पूरी तरह से संतुलित हो जाएगा, कि इस ब्रांच के अंदर ये रिप्रेजेंट करेगा कि इस ब्रांच के अंदर किसी भी तरह का करंट या वोल्टेज है ही नहीं, किसी तरह का करंट या वोल्टेज है ही नहीं। वो करंट कहाँ गया, अपने को पता नहीं, आज तक हमने जो वोल्टेज दे रहा है उसका मान क्या है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अपन के इसके बीच का मान, इसके अंदर वोल्टेज तो खत्म हो गई, वोल्टेज करंट आना बंद हो गई। तो अब क्या होगा, अब कंडीशन में क्या हो गया कि अपन को पता था कि ये कितने मान के प्रतिरोध है, अपने को इस वेरिएबल प्रतिरोध का भी मान पता चल गया कितना मान का प्रतिरोध है। तो अब बचा ये तीसरा प्रतिरोध, इसका मान, जिसका मान अपने को निकालना था, वो कैसे निकालते हैं, वो अब इस कंडीशन में आने के बाद में अब निकाला जाता है कि इन दोनों का मान टोटल किया, ये 10 ओम है, ये 10 ओम है, टोटल हो गया 20 ओम, ये 20 ओम के हो गए। अब जब यहाँ पर आगे आने के बाद से आपने को पता चला कि अपन ने कितना कितना ओम तक का वेरिएबल प्रतिरोध के अंदर यूज कर दिया, अपने को ये पता चल जाता है। जैसे अपन उसको बढ़ाने जाते हैं, आपको पता चल रहा है कितना ओम अपन यूज कर रहे हैं हर एक स्टेप के ऊपर। तो जहाँ पर आपके ये संतुलित हो गया, वहाँ पर आपके हो जाओ, मतलब ये आपको अपने 15 ओम के ऊपर या 13 ऊपर, 13 या 14 जितने भी ऊपर आप जहाँ पर ये स्टेबल हुआ, जहाँ पर इसके अंदर मान 0 है, मान लो उसमें 13 ओम के अंदर 13 ओम के ऊपर ये स्टेबल हो गया था, पूरा सर्किट स्टेबल हो गया था 13 ओम आने के बाद। फिर क्या होता है कि आपको पता चल गया, अब इसके अंदर आपको क्या करना है, इन दोनों को मान को टोटल करना है। 20 ओम है, 20 ओम यहाँ पे, उसमें से माइनस करो 13 ओम, क्योंकि 13 ओम के ऊपर वो ब्रिज जो था स्टेबल हो गया था, स्थिर हो गया था, इसकी जो गैस में करंट आना बंद हो गया। 13 20 ओम में 13 माइनस करोगे तो बच जाते हैं अपने पास में 7 ओम, वो अपने पास में 7 ओम बच जाते हैं, 7 ओम बच गया। वो जो 7 ओम है वो कहाँ ले रहा है, वो ले रहा है अज्ञात प्रतिरोध, जिसका मान अपने को पता ही नहीं था कि वो कितना मान का प्रतिरोध है, वो 7 ओम ये प्रतिरोध ले रहा है। इस तरह से इसमें ज्ञात किया जाता है। प्रतिरोध बदल दोगे तो भी धीरे धीरे उससे ये अनस्टेबल हो जाएगी, इसके बीच की लो या किलोमीटर अनस्टेबल हो गया तो वापस उसे प्रतिरोध का मान चेंज करके उसे स्टेबल करो, वापस से उसको माइनस कर दो कि कितने ओम का है। तो इस तरह से ये चीज काम करती है। तो आशा करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आई होगी, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ चीज मिस्टेक है, इसमें कुछ चीज ऐसी है जो मुझे समझ नहीं आई, या फिर हो सकता है कि मैंने कुछ बताने में कुछ गलती कर दी है, तो आप चीज है ना वो मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं उसे और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये तो सारी बात थी ब्रिज के बारे में। अब आगे की चीजें अपन अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। और अगर आप चैनल पर नए हो, अगर आपने पहली बार इस चैनल पर आए ना, तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं साइंस से रिलेटेड जितने ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक हो पाएंगे, जितने ज़्यादा मैं कवर करा पाऊंगा ना, वो सारे इस चैनल के ऊपर मैं क्लियर कर